हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। चलिए सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम जो प्रियम्बल वाला जो टॉपिक है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे मैंने सोर्सेज वाला ख़त्म कर लिया था, तो अब मैं आज डिस्कस करते हैं हम कि नेचर ऑफ इंडिया की अगर प्रियम्बल की बात करें हम लोग, प्रियम्बल, तो प्रियम्बल में जो बात कही है कि नेचर ऑफ इंडिया क्या है। नेचर ऑफ इंडिया, अगर हम बात करें कि नेचर ऑफ इंडिया क्या है, तो क्वेश्चन में भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगी, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इंडिया, या ऐसे अकॉर्डिंग टू द विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इंडियन एज ए स्टेट। तो क्या क्या अगर हम बात करें कि अगर नेचर जो इंडियन स्टेट है, तो इसके नेचर की अगर हम बात करें तो इस नेचर में कितने टर्म को डिफाइन किया गया है। तो मेनली यहाँ पर 4 टर्म है। कौन कौन से? तो देखिए, पहला आएगा सॉवरन, सॉवरन। सेकंड आ जाएगा आपका सोशलिस्ट, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका डेमोक्रेटिक, या एक सेकुलर, यानी कि द सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। रिपब्लिक, तो ये जो 5 टर्म हैं, ये हमारे इंडिया का एक नेचर कैसा है, कि इंडिया है किस टाइप का, तो ये चीज़ को डिफाइन करता है। तो नेचर ऑफ इंडिया कहाँ पे? तो प्रियम्बल के अंदर। तो अब हम इन सारे 5 वर्ड्स जो हैं, जो नेचर दिखाया गया 5 वर्ड के थ्रू, हम अगर टर्म देखें तो इंडिया को डिफाइन किया कि इंडिया किस तरीके का एक नेशन है, किस तरीके का स्टेट है, तो इसी को डिफाइन करते हैं। तो पहला वर्ड आता है हमारा सॉवरन। क्या आता है? सॉवरन। सॉवरन का मतलब अगर हम हिंदी में इसकी बात करें, तो सॉवरन का मतलब होता है संप्रभुता। क्या होता है? संप्रभुता। सॉवरन का हिंदी में मतलब होगा संप्रभुता। क्या होता है? संप्रभु। संप्रभु के लिए संप्रभु, संप्रभु, संप्रभु या प्रभुत्व, स्वतंत्र भी कह सकते हैं, श्वेता भी, लेकिन सही वर्ड होगा संप्रभुता। संप्रभु या संप्रभुता, ठीक है। संप्रभु और संप्रभुता का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि अगर हम प्रियम्बल के अकॉर्डिंग हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें कहा है कि इंडिया जो है एक कंप्लीट सॉवरन स्टेट है। क्या है? कंप्लीट सॉवरन स्टेट है। दैट इज इंडिया इज ए कंप्लीट सॉवरन स्टेट, मीन्स इंडिया इज independent any other internal and external फैक्टर, ठीक है। मीन्स ये हुआ कि इंडिया एक सॉवरन स्टेट है, मतलब कि वो इंडिया जो है कम्प्लीटली सॉवरन है, एकदम स्वतंत्र है किसी भी टाइप का अपना डिसीजन लेने के, या आइदर वो इंटरनली और आइदर एक्सटर्नली, कि दोनों तरफ से इंडिया एक संपूर्ण है कि अपना डिसीजन खुद ले सकता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कि इंडिया किसी के अंदर सॉवरन जो सबॉर्डिनेट नहीं है। क्या? सबॉर्डिनेट मतलब किसी के अंडर नहीं है। अगर हम 1957 से पहले की बात करें तो इंडिया क्या था? इंडिया एक कॉलोनियल था। क्या था? कॉलोनियल पीरियड था, ठीक है। कॉलोनी में कहते हैं कि हमारे जो डिसीजन थे, जो हमारा जो वर्ल्ड अफेयर है, इंटरनेशनल रिलेशन है, अदर नेशन के साथ रिलेशन है, जो कुछ भी है, ट्रेड है, कुछ भी, तो हम क्या करते थे? तो हम यूके के अंदर थे, तो यूके के हिसाब से हम करते थे। कोई भी हमारा जो एक स्वतंत्र यानी फ्रीडम के साथ हम कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते थे, सॉवरन नहीं थे, क्योंकि हमें क्या करना है, कौन से स्कूल बनाना है, कौन सी, कि एवरीथिंग जो डिसाइडेड किया जाता था वो सारे कॉलोनी के हिसाब से किया जाता था, ठीक है। तो अंग्रेज जो थे वो जो डिसाइड करते उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेना पड़ता, उसके हिसाब से हमें सारा कुछ करना पड़ता। बट 1947 के बाद 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हो, उसके बाद से इंडिया स्वतंत्र हुआ। फिर जब हमने एक कानून वगैरह को बना लिए हैं, तब जाके हम 1950 के अंदर हम एक रिपब्लिक हो गए। जब रिपब्लिक मतलब आगे वाले टर्म में हम लोग बताएंगे, अभी पहले हम लोग सॉवरन को देख लेते हैं, ठीक है।
तो सॉवरन का मतलब आपका ये हो जाएगा कि कैसे इंडिया एक कंप्लीट स्टेट है, किसी के अंडर काम नहीं करता, कि कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटी जो है, कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटी का यहाँ पे कोई रोल नहीं रहता है। तो ये चीज़ हो गया। और अगर बात है कि सुप्रीम अथॉरिटी, अगर देखें कि सुप्रीम अथॉरिटी जो है ये किसको दिया गया है, तो इंडिया खुद में एक सुप्रीम अथॉरिटी है। तो ये सारी चीज़ें थी कि जहाँ की सॉवरन का मतलब होता है कि कोई भी टाइप जो है कि अगर यहीं पे सॉवरनिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो टाइप की सॉवरनिटी होती है, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था। एक होता है आपका इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब हो जाए कि जैसे डोमेस्टिक, जो भी हम इंडियन गवर्नमेंट जो है एब्सोल्यूट अथॉरिटी है किसके अंदर, तो विद इन द टेरिटरी, कि विद इन द टेरिटरी मतलब कि अपने जो हमारे जो क्षेत्र है, जो क्षेत्र एरिया है, जैसे बिहार, जैसे एक ये हम अगर मैप के थ्रू देखें तो मान लीजिए कि ये इंडिया है, मान के लिए इंडिया ही है। तो इस बाउंड्री के अंदर जितना भी डिसीजन होगा, ये इंडिया इस बाउंड्री में कोई भी डिसीजन लेने के लिए सॉवरन है। इसके लिए हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं एक्सटर्नल के अंदर आ जाए कि इंडिया जो है फ्री है किसे, तो एक्सटर्नल कंट्रोल से। जैसे कि कोई भी फॉरेन पॉलिसी हमें बनाना है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी बनाना है, इंटरनेशनल किसी भी चीज़ की जो इंटरनेशनल लॉ वगैरह जो है, इन सब को मानना या ना मानना, उसको एक्सेप्ट करना या ना करना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना, यानी जैसे कि WTO हो गया, यूनेस्को हो गया, ठीक है, IMF हो गया। तो इन सारी चीज़ों को ज्वाइन करना या नहीं करना इंडिया के ऊपर सॉवरन है कि वो अपने हिसाब से इसको ज्वाइन कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। यहीं पे जो अभी अगर बात करें कि अभी जो टाइम है, अभी जैसे हम अगर लोग बात करें कि तो अभी क्या करें, हम बोले सॉवरन, सभी डिसीजन हम खुद लेते हैं, सारे कुछ हम अपने हिसाब से करते हैं। बट अभी क्या है, अभी जो पीरियड चल रहा है आपका ग्लोबलाइजेशन का, किसका है, ग्लोबलाइजेशन का पीरियड चल रहा है। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या, आप लोग सिंपल अगर देखें ग्लोबलाइजेशन को, ऑल वर्ल्ड इज ए विलेज, ऑल वर्ल्ड इज ए विलेज। मगर अगर हम बात करें कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब ऑल वर्ल्ड इज ए विलेज, मतलब कि कोई भी बाउंड्री नहीं है, नो बाउंड्री, ठीक है। ट्रेड का जो चीज़ होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारे एकदम फ्रीली होता है। तो ये कहते हैं, ये तो क्या करे, ग्लोबलाइजेशन के लोगों को एक दूसरे को जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो मतलब अगर ग्लोबलाइजेशन की चीज़ें जब हो रही है कि बहुत सारी चीज़ें जो है, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सारी चीज़ें कुछ इंस्ट्रक्शन होता है, कुछ इम्पोज होता है। अभी जैसे USA सैंक्शन लगा देता है ईरान के ऊपर, वो उसके ऊपर, तो मतलब क्या है कि भाई इंटरनेशनल है। अब इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया, तो भाई इंडिया के ऊपर USA 50% का टैरिफ कैसे लगा सकता है। तो ये भी एक पॉइंट आता है कि जब इंडिया सॉवरन है, किसी के साथ भी ट्रेड कर सकता है, किसी के साथ कर सकता है, तो ये 50% का टैरिफ क्यों लगा रही है। कई बार IMF जो हमारा LPG रिफॉर्म हुआ था 1991 के आसपास, क्यों हुआ था, यहाँ पर इस समय क्या होता है कि हमारे पास जो इम्पोर्ट करने के जो कैपेसिटी था, हमारा इम्पोर्ट जो कैपेसिटी था वो हमारा लेस देन 50 डेज से भी 15 डेज से भी कम का बचा हुआ था। तो बट हमने क्या किया था, IMF के साथ टाई अप किया और वहाँ से हम लोगों ने कुछ लोन लिया, ताकि हम अपने जो भी हमारा मिसमैच हो रहा था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, यानी कि फॉरेक्स रिजर्व जो कम गया था हमारा, उसको हम लोग कंट्रोल कर रहे थे। तो बट हम IMF की हेल्प ली, IMF ने हमारे ऊपर कुछ कंडीशन रखे कि आपको ये चीज़ करना है, मार्केट को ओपन करना है। उसके बाद मार्केट ओपन किए और LPG रिफॉर्म हुआ। तो बट यहाँ पे तो ये देख रहे कि इंडिया सॉवरन नहीं है, सॉवरन जो IMF के अकॉर्डिंग कर रहा है। तो इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में जो अभी जो सॉवरनिटी है, सॉवरनिटी कितना इम्पैक्टफुल है, रिलेवेंस है या नहीं, उस चीज़ को देखते हैं। तो अगर हम बात करें इंडिया जो स्टेट है, एज ए अगर बात करें तो ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है और सॉवरन है। किसी भी तरीके से जो कंट्री है वो किसी के इन्फ्लुएंस के अंदर काम नहीं करें। बट अगर कुछ कहें कि ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में कुछ इशू आते हैं, जैसे कि हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जैसे कि टेररिज्म हो गया, ठीक है, टेररिज्म हो गया, न्यूक्लियर वेपन हो गया, और इन्वायरमेंटल इशू जो है, इन्वायरमेंटल इशू आजकल क्या है, ये सिर्फ एक स्टेट या इन सब का, या न्यूक्लियर वेपन किसी स्टेट या प्रोविंस का नहीं है। इन्वायरमेंटल सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, पूरा ये ग्लोबल प्रॉब्लम हो चुका है। तो यहाँ पर किस तरीके से हम अपने सॉवरेनिटी को मेंटेन रखते हैं, तो उस चीज़ को देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस
अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वहाँ भी कुछ हो रहा है, क्योंकि हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन जो हमारा वर्ल्ड बैंक हो गया, अगर इंस्टीट्यूशन की हम बात करें, इंस्टीट्यूशन क्या है, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूट, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, ये सारी चीज़ें जो है क्या है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखेगा तो ये एक तरीके से जो सॉवरेनिटी को देखें तो थोड़ा सा हैम्पर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये सॉवरेनिटी को हैम्पर करते हैं कि कोई भी डिसीजन अगर लेना है, तो अगर इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया तो हमें IMF के कुछ कंडीशन को मानना पड़ता है, वर्ल्ड बैंक के कुछ कंडीशन को मानना पड़ता है, अगर यहाँ से हमें डेवलपमेंटल लोन लेना होता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो तो कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर पढ़ी, मेंस का ही टॉपिक है AOA, जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, तो यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप 5% या 10% से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते हैं, ताकि जो ट्रेड है जो एफिशिएंट वे में हो सके, कि ट्रेड को जो प्रोटेक्शन। फिर यहाँ पे बॉक्स की सब्सिडी है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, इसके थ्रू क्या कहते हैं कि कंट्रोल किया जाता है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को डिफरेंट कंट्री के अंदर। यहाँ इंडिया का कंसर्न भी रहता है बहुत बार, इंडियन के प्रोडक्ट पर ये रहता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है, तो ये चीज़ें होती है। बट यहाँ आने वाले चैप्टर में समझेंगे क्या और कंडीशन होते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये हो गया, इंडिया विल कंसिडर एज ए कॉम्प्लेक्स सॉवरन नेशन, देयर वाज 2 मेन फैक्टर। अगर हम इंडिया को देखें कि कॉम्प्लेक्स सॉवरन नेशन है तो कैसे, अगर बात करें कि फर्स्ट फैक्टर की अगर बात करें तो इंडिया जैसे माने कि जो भी ग्लोबल इशू होते हैं वहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, और डिसीजन जो होता है यहाँ ग्लोबल इशू में इंडिया के मैटर को भी देखा जाता है। बट वहीं अगर सेकंड फैक्टर देखें तो इसमें क्या होता है कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो यहाँ जो डिसीजन होता है तो इंडिया इसको वॉलेंट्री एक्सेप्ट करता है। मेंबरशिप भी बहुत, जैसे कि हम G20 का मेंबर बन रहे हैं, G20 का मेंबर बनने की कोशिश कर भी है, G20 का मेंबर है। इस बार हमने होस्ट भी किया था, 18th G20 जो है हमने होस्ट भी किया था। और इस साल अगर देखिएगा तो आप लोग क्वेश्चन भी आया हुआ था, जो तीनों ऑप्शन थे। बट ये जो था हमारा जो 19th जो हुआ है ब्राज़ील के अंदर, इसके बारे में डाटा दिया हुआ था। बट वो कन्फ्यूजन बहुत सारी चीज़ें की थी कि यहाँ पे जो भी डाटा दिया हुआ था तो बच्चे कंफ्यूज थे कि इंडिया में तो इसमें से कोई ऑप्शन में नहीं आ रहा। बट राइट आंसर था कि D जो दिया हुआ था, मैं D है कभी होगा, नेवर, नन ऑफ द अबव, वो ऑप्शन था कि वहाँ पे हमें 18th के जो सबमिट हुआ था उसका डिटेल था, बट पूछा था और क्वेश्चन में 19th सबमिट का, ठीक है। तो ये देखिए मेंस टॉपिक यहाँ भी काम आ जाते हैं। तो इस तरीके से देखिएगा तो सॉवरेनिटी का मतलब ये होता है कि ओवरऑल डिसीजन हम कैसे लेते हैं और किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो ये सारा चीज़ हमारा ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर को कैसे करते हैं, मतलब कि नया टॉपिक को देख लेते हैं। आप देख लेते हैं हम सोशलिज्म, क्या सोशलिज्म की अगर बात करें, अगर हिंदी में अगर कहें कि सोशलिज्म क्या होता है तो समाजवादी, ठीक है। समाजवादी कैसे हैं, तो इंडिया अगर देखिएगा तो जब इंडिपेंडेंट हुआ था उस समय क्या हुआ था कि हमें देखना था कि जो कॉलोनियल पावर के ज़्यादा तो एक्सप्लॉयटेटिव हुआ था, एक्सप्लॉयटेशन किया गया था बहुत ही ज़्यादा। तो हमें ऐसा सिस्टम चाहिए था, ऐसे गवर्नेंस चाहिए ताकि जो हमें जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो बहुत सारी गरीबी लोग, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकते। तो सोशलिज्म का मतलब यही होता है कि आप प्राइवेट को उतना जो पावरफुल ना बना के, प्राइवेट को उतनी अपॉर्चुनिटी ना दे के, आप मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि बहुत सारी चीज़ें जो आपको है जो गवर्नमेंट के थ्रू डायरेक्ट चलाई जाए ताकि सोसाइटी का वेलफेयर हो सके। तो इसीलिए सोशलिज्म को हम लोगों ने अडॉप्ट किया था। तो इंडिया क्या है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। क्या है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया क्या है, तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, ठीक है। क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो करते हैं। मतलब कि इसको अगर हम डेमोक्रेटिक की बात करें तो हिंदी में क्या, हिंदी में आपका डेमोक्रेटिक का मतलब हो जाएगा, एग्जैक्ट मीनिंग है नहीं रहा, देख लीजिएगा हिंदी में शायद क्या होगा। सोशलिज्म का तो हो जाएगा समाजवादी, और डेमोक्रेटिक का मतलब आप लोग थोड़ा देखिए। इसका मतलब होता है कि मिक्सचर, यहाँ पे क्या है, तो जो यहाँ इंडिया ने जो फॉलो किया है ये मिक्सचर है, किस किस का मिक्सचर है, गांधीज़म एंड मार्क्सिज्म,
मार्क्सिज्म के बारे में जानते होंगे कि कार्ल मार्क्स है, कि गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी के हिसाब से समाज कैसा होना चाहिए। मार्क्सिज्म के हिसाब से कैसे, गांधी जी कहते हैं कि रूरलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करने, वेलफेयर स्टेट को करना चाहिए, कि स्टेट जो एवरीथिंग है जो प्रोवाइड करवाना चाहिए, जो हमारे रूरल पॉपुलेशन है या जो अनस्किल्ड पॉपुलेशन है, कि मार्जिनलाइज सेक्शन जो भी है, जो गरीब लोग उनको पढ़ना चाहिए। वहीं पे मार्क्सिज्म का कहना है कि भाई इसमें ना कि हमें पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो जो एक्सप्लॉयटेटिव क्लास है, एक्सप्लॉयटेटिव क्लास मतलब जो वर्कर क्लास है, तो वर्कर क्लास को सारा का सारा पावर देना चाहिए, वो अपने हिसाब से करे, और जो मिडल मैन है, जो इंडस्ट्री है, उसको रिमूव करे, क्योंकि काम एक्चुअल वर्क कौन करता है, एक्चुअल वर्क करता है आपके जो लेबर क्लासेस है, तो ये ज़्यादातर लेबर क्लासेस को फोकस करते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट किया है सोशल जगह डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को प्रमोट किया है, तो ये चीज़ यहाँ पे तो इन दोनों का मिक्सर रखा गया है। तो क्या रखा गया है, इन दोनों का मिक्सर रखा गया है, ठीक है। तब देखते हैं नेक्स्ट इसके बारे में क्या देते हैं। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का हम लोग देख लिए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो लोकतांत्रिक क्या हो जाएगा इसका, लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद यहाँ पे हो जाएगा। तो देखते हैं सोशलिज्म और देखते हैं कि क्या है। तो हमने देख लिया कि इंडिया कैसा है। तो जो गांधीयन और जो, तो जैसे गांधी जी ने कहा था कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या होता है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट करना चाहिए, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें कार्ल मार्क्स ने क्या था, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि भाई हमें जो सोशलिज्म है तो उसको अगर अपॉर्चुनिटी देना है तो सभी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस चीज़ की बात करते हैं कि सोशलिज्म की गवर्नमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा रोल हो डेवलपमेंट में, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं करना। और ऐसा हम लोगों ने अडॉप्ट भी किया है, जैसे इंडिपेंडेंट के बाद थे हम लोगों ने ज़्यादा कोशिश किया है कि हमें जो भी चीज़ें गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर ज़्यादा चीज़ें रहें, और जो प्राइवेट कंट्रोल को हम लोगों ने बहुत कम चीज़ों को जो उस समय में दिया था अपॉर्चुनिटी, या उसको फैसिलिटी जो कहिएगा वो उस समय हम लोग ने कम दिया था, इक्वल अपॉर्चुनिटी। और इंडियन सोशलिज्म मीन्स इंडियन सोशलिज्म का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, तो इंडियन सोशलिज्म का जो एग्जैक्ट मीनिंग है तो उसको अगर हम लिखने का प्रयास करें तो इसका मतलब है कि मीन्स प्रोवाइडिंग, क्या है, प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू everyone through socio-economic reform, मतलब कि इंडिया ने ऐसे अडॉप्ट किया है कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है सभी को, कैसे, तो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके। अब वहीं पे अगर हम बात करें कि जो सुप्रीम कोर्ट का क्या ओपिनियन है इंडियन सोशलिज्म को लेके, तो उसके बारे में एक दो चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। एक जैसे एक इम्पॉर्टेंट केस है DS नकरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिस्प्यूट। क्या है, DS नकरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिस्प्यूट, ठीक है, ये केस है। आप लोग बताइए कि ये केस कब का है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि DS नकरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन। तो इसमें क्या है, तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सोशलिज्म इज नॉट ए सोशलिज्म इज ए पॉलिसी। इसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सोशलिज्म जो है, सोशलिज्म इज ए पॉलिसी, सोशलिज्म जो है एक पॉलिसी है, ना कि आइडियोलॉजी, ठीक है। सोशलिज्म एक पॉलिसी है, ना कि आइडियोलॉजी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन सोशलिज्म जो प्रैक्टिकल पॉलिसी ऑफ फॉर्मेट, ठीक है, इसका जो कहा था कि इंडियन सोशलिज्म जो है प्रैक्टिकल सोशलिज्म की बात करते हैं, कि प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ सोशलिज्म की बात करते हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट अगर बात करें तो सोशलिज्म को इंक्लूड किया था फ्लोइंग थी, कि भाई कैसे प्रिवेंटिंग सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ,
जो यहाँ पर सोशलिज्म की बात करें तो कौन कौन सी, प्रिवेंटिंग जो कहिए तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ, प्रिवेंटिंग सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ। तो ये आर्टिकल 39 के बी और सी में बात की गई, B39 के बी और सी में जो प्रिवेंटिंग सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ की बात की है। फिर इनकम डिस्पैरिटी अमंग सिटीजन, तो इनकम डिस्पैरिटी जो है, इनकम डिस्पैरिटी को हटाना है, इसकी बात कही है। फिर एंड ऑफ द फॉर्म्स एक्सप्लॉयटेशन, की फार्म का जो एक्सप्लॉयटेशन रहता है उसकी यहाँ पे बात की गई। तो इन इंडियन सोशलिज्म तो ये एस्टेब्लिश है कि हमें एक इक्वालिटी बेस रिवोल्यूशन लेके आना है, इक्वालिटी प्रमोट करना है। और अगर यहीं पे अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है सोशलिज्म का, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इंडियन जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडियन सोशलिज्म की अगर बात करें तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या है जो इंडियन सोशलिज्म के, तो हो जाएगा आपका जो एंड ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन, क्या एंड ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन मत, क्योंकि हम लोगों ने कॉलोनियल फेज में ये एक्सप्लॉयटेशन फेज किया था, इसीलिए कहा है कि हमें एक्सप्लॉयटेशन को जो एंड करना है। साथ साथ में जो सोशलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, सोशलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो हमारे जो प्रॉपर्टी है यानी कि ज़मीन जो है, लैंड है, उसका हमें सोशलाइजेशन करना है कि इक्वली जिसको नीडेड है उसे हमें करना है। इसके लिए हम लोगों ने किया भी था, जैसे कि जामनदारी सिस्टम को ख़त्म करना, भूदान आंदोलन चलाना, भूदान आंदोलन जो चलाए थे हम लोग, तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्रमोट किए थे। फिर उसके बाद है वेलफेयर ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ, तो वेलफेयर ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये कहे थे। वहीं अगर हम बात करें कि इसमें तो फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि सोशलिज्म कुछ फेवर में है, कुछ जो इन फेवर है। अगर अगेंस्ट में बात करें तो इन्होंने क्या किया है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, जो प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया जो किया है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो था उन्होंने, अच्छा ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इंडियन सोशलिज्म, तो इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इंडियन सोशलिज्म, तो इसमें क्या है, अगर हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें जो 1991 में और सोशलिज्म पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था इसकी बात करें तो ये कैसे इंटररिलेट हो सकता है। तो इसमें अगर देखिएगा, अगर हम अगेंस्ट में बात करें कि अगर अगेंस्ट की बात करें कि न्यू जो इकोनॉमिक पॉलिसी था, तो इसमें क्या हुआ था, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने क्या किया था, इसमें जो प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन इसको प्रमोट किया था। उसके बाद है ड्यू टू द न्यू जो इंटरफेरेंस, यहाँ पे जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन WTO है, IMF है, इन सब का क्या इंटरफेरेंस बढ़ा था जो सॉवरेनिटी के अंदर, तो ये सोशलिटी और सॉवरेनिटी दोनों को इंटरफेयर करता है। उसके बाद अगर हम कहें फेवर में, तो फेवर का मतलब था कि यहाँ पर हम लोगों ने जो किया था वो इंडियन सोशलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर हम देखें कि अगर फेवर में पॉजिटिव देखें तो हमने इंडियन सोशलिज्म को प्रमोट किया था, इंडियन सोशलिज्म के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसको प्रमोट किया, ना कि हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को प्रमोट किए थे। तो इस चीज़ का इवन टुडे अगर देखें तो इंडिया जो है बहुत गवर्नमेंट जो है बहुत सारी स्कीम, जैसे कि अगर DPSP की बात करें, DPS को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी स्कीम को हम लोग चलाते हैं, जो कि जैसे कि आपका DBT हो गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो गया, कन्या सुकन्या योजना हो गया, PM कुसुम योजना अगर सोलर पावर करने के लिए जो किसान फार्मर को देने के लिए PM कुसुम हो जाता है, तो इस तरह के PM किसान हो गया। तो इस तरह की जो स्कीम चल रही है, जैसे SC/ST वेलफेयर के लिए अलग से स्कीम चल रही है। तो हम सोशलिज्म के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट वगैरह देते हैं, तो ये सारी चीज़ें अभी भी चल रही है जो कि सोशलिज्म के इम्पैक्ट को दिखाते हैं। मनरेगा वगैरह चला रहे हैं, तो ये सारे प्रोविज़न जो है ये दिखाता है कि जो भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 के समय में आया था और हमारा जो इंडियन सोशलिज्म है, इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये हमारा 2 टॉपिक आज हम लोगों ने ख़त्म किया है, एक था हमारा सॉवरेनिटी और एक था हमारा सोशलिज्म। तो बाकी इन सारी चीज़ों को नेक्स्ट और भी 2 टॉपिक बचे हैं, जैसे रिपब्लिक बचा हुआ है, डेमोक्रेटिक बचा हुआ है, सेकुलर बचा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग अलग अलग वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।